दुनिया में रहा नहीं। और ये मत भूलिए मिस्टर काटकर कि आपके गोदाम की डिटेल्स और सीक्रेट्स और कोई नहीं जानना चाहता, बल्कि आपके बॉस चंद्र सक्सेना का सगा भाई जानना चाहता है। और ये भी मत भूलिए कि ये कत्ल का केस भी है। धमकियां देना हमारी भी आदत नहीं है मिस्टर विजय सक्सेना। हाँ, एक बार चेतावनी देना हम अपना फर्ज जरूर समझते हैं। सर, आपके कहने के मुताबिक वो रीजन फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस और गोडाउन दोनों को सील कर दिया गया है, और वो मिस्टर काटकर पता नहीं कब और कहां फरार हो गए हैं। मतलब यह कि न्यू डेवलपमेंट्स की रोशनी में हमें उन लोगों से मिलना चाहिए जो 14 जुलाई यानी कि कत्ल वाली रात को उस आर्ट गैलरी में मौजूद थे। सबसे पहले मिस्टर वीरेंद्र कुमार जो उस आर्ट गैलरी के मालिक हैं, दूसरी मिस सूजी और उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर पीटर। हेलो मिस सूजी। वेलकम मिस्टर विजय सक्सेना। मैं आपके फोन के मुताबिक आप ही का इंतजार कर रही थी। प्लीज बी सीटेड। मिस सूजी, बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ। नॉट एट ऑल, बल्कि ये तो मेरे लिए गौरव की बात है कि आप जैसी महान हस्ती मेरे घर तशरीफ लाई। मिस सूजी, क्या आप हमें 14 जुलाई यानी कि कत्ल वाली रात के हालात के बारे में कुछ जानकारी देंगी? मिस्टर सक्सेना, वैसे आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मगर इसमें कोई पूछने वाली बात है नहीं। चंदर का मर्डर उसकी बीवी ने ही किया है। आई एम श्योर अबाउट इट। ये आप इतने यकीन से कैसे कह रही हैं? क्या आपने उन्हें खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है? जी नहीं, मैंने खून होते अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये जरूर देखा है कि वो किस तरह अपने हस्बैंड के साथ मिसबिहेव कर रही थी। और हाँ, अपने कानों से उन्हें ये कहते हुए भी सुना है कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। सुना है पति पत्नी में वो झगड़ा आप ही की वजह से हुआ था? अब आप ही बताइए मिस्टर विजय। मैं और चंदर कॉलेज के जमाने के दोस्त थे। 2-3 साल बाद मैं अचानक उससे मिली, और अच्छी तरह मिली, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। मैं उससे आफ्टर ऑल इतने सालों बाद मिल रही थी। मिस्टर विजय, मेरी एक क्लोज फ्रेंड ने बताया कि शादी से पहले रश्मि का अफेयर किसी रणधीर नाम के आदमी के साथ था, और सुना है कि चंदर की मौत के बाद उसका अभी भी उस घर में आना जाना है। दरअसल रश्मि का दिल चंदर से भर चुका था और वह उसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। अरे मैं तो कहती हूँ, मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले वो अपने गिरेबान में तो झांक लेती। वाकई मिस सूजी, वाकई आपने बहुत कम अरसे में काफी ज्यादा जानकारी हासिल कर ली। आपके कहने के मुताबिक मिस्टर चंद्र सक्सेना का कातिल उसी की पत्नी मिसेस सक्सेना है, राइट? लो, भला उसे मारकर और किसी को क्या फायदा हो सकता था? ये काम तो वो बददिमाग और मगरूर औरत ही कर सकती है। मिस सूजी, अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपसे बड़े काम की इंफॉर्मेशन मिली है, एंड थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। पाशा मिली चले। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मिस सूजी, कॉलेज में मिस्टर चंद्र सक्सेना के साथ आपकी सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और भी? मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं और चंदर सिर्फ दोस्त ही नहीं, बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साथ खाना पीना उठना बैठना सब काम साथ करते थे, और कॉलेज में तो लोग हमें लैला मजनू के नाम से समझिए। आप ठीक हैं? Are you all right? Yeah, thanks. Scoundrel! You scoundrel! How dare you touch her? पीटर, ये क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो उस दिन तुम्हारे भाई के साथ करना चाहिए था। What is this, Peter? पागल हो गया कि तुम? छोड़ो इन्हें, छोड़ो। पहले तुम्हारा भाई इस पे लाइन मारता रहा, और आज तुम यहाँ पर पहुंच गए। देखो पीटर, तुम गुस्से में पागल होकर एक शरीफ आदमी से बात करने का सलीका भूल रहे हो। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर कभी यहाँ का रुख मत करना, वरना जान से मार डालूंगा, समझे? देखो पीटर, तुम एक वकील को मार डालने की धमकी दे रहे हो। अगर तुम्हारा भाई अपनी बीवी के हाथों नहीं मारा गया होता, तो तुम्हें यह पता चल जाता कि पीटर कभी धमकी नहीं देता। देखो पीटर, मैं बहुत सब्र कर चुका हूं। अगर तुमने अपने हाथों और जबान पर लगाम नहीं लगाई, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं यहां मिस सूजी से सिर्फ कत्ल वाली रात की डिटेल्स लेने आया था, दैट्स इट। तुम्हारा ये बहाना मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। खूबसूरत लड़कियों पे डोरे डालना ये तुम और तुम्हारे भाई के बीच में एक कॉमन आदत है। Stop it, Peter!
पीटर, मैं बोलती हूँ अंदर जाओ तुम प्लीज पीटर। आई विल सी यू विजय। आई एम सॉरी मिस्टर विजय, पीटर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, इट्स ऑलराइट, चलिए। सर आज तो कमाल ही हो गया है? इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ऐसे लोगों से तो पाला पड़ता ही। अच्छा। सर मजा तो आप भी ले रहे थे। हाँ। मजा? हाँ, वो तो ले रहा था, पार्ट ऑफ द जॉब मिली। आइए अब दूसरी जगह ओखली में सर डालना है। कहाँ? रणधीर भाटिया, कम ऑन। रणधीर भाटिया। लेट्स गो। रणधीर साहब, मैं आपसे कत्ल वाली रात की कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। मुझे जो कुछ मालूम था मैं पुलिस को बता चुका हूं और इसके आगे आप मुझे कोई कंट्रोवर्सी में न डालें तो बेहतर होगा। इसका मतलब यह है रणधीर साहब कि आप नहीं चाहते कि मिस्टर चंद्र सक्सेना का कातिल कानून के शिकंजे में आए। मैंने ऐसा कब कहा? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि उसका कातिल पकड़ा जाए? मिस्टर चंद्र मेरे कलीग ही नहीं, अच्छे दोस्त भी थे। तो आपने ये बात किस बिना पर कही कि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में घसीटा न जाए? इसका मतलब यह है रणधीर साहब कि कोई ऐसी बात जरूर है जो पुलिस को आपने नहीं बताई और शायद बताना भी न चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर विजय जो मैं आपको नहीं बताना चाहता। मिस्टर चंद्र आपके बड़े भाई थे, शायद आपको दुख पहुंचेगा, इसलिए इस मसले पर हम आगे बात न करें तो अच्छा होगा। रणधीर साहब, मुझे और कोई बात का दुख नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर चंद्र भैया का कातिल पकड़ा नहीं गया तो मुझे बेहद दुख होगा। इसलिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं बिना झिझक कहिए, प्लीज। तो सुनिए, ये तो आप जानते होंगे मिस्टर चंद्र लड़कियों से फ्लर्ट करने के मामले में काफी बदनाम रह चुके हैं, इसलिए पति पत्नी के बीच में हमेशा तनाव रहता था। ये भी आप जानते हैं औरत दुनिया में हर चीज बांट सकती है लेकिन अपना पति नहीं। और फिर रश्मि, मेरा मतलब है मिसेस चंद्र सक्सेना, काफी पोजेसिव नेचर की है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उनका पति हर एरी गैरी लड़की से फ्लर्ट करता फिरे? इसका मतलब यह है कि आपके ख्याल में मिसेस चंद्र सक्सेना ने इसी बात को लेकर अपने पति का कत्ल कर दिया। ये तो आप सरासर ज्यादती कर रहे हैं मिस्टर विजय। अल्फाज मेरे मुंह में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो बल्कि दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। रणधीर साहब, अगर मेरी बातों ने आपको हर्ट किया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप मिसेस चंद्र सक्सेना को बहुत करीब से जानते हैं? जानता ही नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और अगर मिस्टर चंद्र बीच में ना आते तो शायद आज हम पति पत्नी होते। रणधीर साहब, आप एक सिविलाइज्ड आदमी हैं और एक सिविलाइज्ड आदमी को एक शादीशुदा औरत के बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। मिस्टर विजय सक्सेना वो शादीशुदा है नहीं थी, और आज अगर उनके सर पे मुकदमे की तलवार ना होती तो आपके हाथ में आज हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड होता। सर, कॉफी। मैं जानता था मिली, इस केस को जितना मैं कुरेदूंगा उतनी ही उलझने पड़ेंगी। कैसी उलझने सर? दिल कहता है कि मैं अपनी मौकिला को बेकसूर मान लूं, लेकिन दिमाग इस बात को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। पाशा, रणधीर को मिलने के बाद कत्ल का मोटिव किसी हद तक क्लियर हो चुका है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मैं तो पहले दिन से कह रहा था सर कि मिसेस चंद्र के अलावा किसी के पास कत्ल का कोई मोटिव नहीं है। आपने मिसेस चंद्र को बुलवा भेजा है, आप उनसे क्या कहेंगे? मिली, मैं यकीन और बेयकीनी के बीच में रहकर इस केस को नहीं लड़ सकता। अगर वो आएंगी तो मैं उन्हें साफ साफ जस्ट चेक द डोर। यस सर। आइए।
क्या बात है विजय? क्यों बुलाया है मुझे? यह कहने के लिए कि मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। क्यों? क्यों? रश्मि जी, अच्छी तरह छानबीन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कातिल आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता। पुलिस ने अपने चार्जशीट में कत्ल का जो मोटिव एस्टैब्लिश किया था वो मुझे अभी तक अपील नहीं कर रहा था, मगर आज रश्मि जी, कत्ल का मोटिव मेरे सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं वो मोटिव। तो सुनिए रश्मि जी, आप किसी और से प्यार करती हैं और चंद्र भैया से पीछा छुड़ाने के बाद आप उससे शादी करना चाहती हैं। कहा मैं किसी और से प्यार करती हूँ, चंद्र से पीछा छुड़ाकर? धिक्कार है विजय, तुम पर धिक्कार है। अरे ये सफेद साड़ी तो मुझे मेरी तकदीर ने पहना दी है, मगर तुम विजय, तुम इस पर कालक पत्ते का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विजय, शर्म आनी चाहिए, अपनी भाभी पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए। ये इल्जाम नहीं है कि आप रणधीर से प्यार नहीं करती। रणधीर से प्यार? और मैं? जी हाँ, आप। ये तुमसे किसने कहा? रणधीर मेरे अंकल की ऑफिस में काम करता है, जिसे मैं शादी से पहले जानती हूँ। अगर मुझे उसी से शादी करनी होती तो कब की कर लेती। मेरे सामने कोई दीवार या मजबूरी नहीं थी, लेकिन मैंने रणधीर के होते हुए चंद्र को अपना जीवन साथी बनाना मंजूर किया। और तुम कहते हो कि मैं चंद्र से पीछा छुड़ाकर रणधीर से शादी? छी! अगर तुम जैसे नामी वकील के दिमाग ने इस घटिया ख्याल को कबूल कर लिया है तो तुम्हें वकालत करने का कोई हक नहीं। मिस्टर विजय सक्सेना, छोड़ दो ये पेशा। और सुनो, तुम्हारी वकालत के सहारे बरी होने के बजाय मैं फांसी के तख्ते पर लटक जाना पसंद करूंगी। वैसे भी चंदर की मौत के बाद मुझे जिंदगी का कोई मोह बाकी नहीं रहा। आपके पास क्या सबूत है कि आप सच बोल रही हैं? और मैं झूठ बोल रही हूँ, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? मिस्टर विजय सक्सेना, मरने वाला जैसा भी था मेरा पति था, और मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। शादी के बाद मैंने किसी दूसरे मर्द का ख्याल अपने दिल में आने नहीं दिया, और आज तक अगर मैं जिंदा हूँ तो उसकी ये वजह है कि मेरे पेट में मेरे पति की निशानी पड़ रही है। और कल तुम ये भी इल्जाम लगा सकते हो कि जो बच्चा मेरे पेट में है वो मेरे पति का नहीं, किसी दूसरे का है। ये सुनने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। लेकिन याद रहे मिस्टर विजय सक्सेना, इतना याद रहे कि मेरी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारे खानदान का चिराग भी बुझ जाएगा, और उसके कत्ल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी, सिर्फ तुम पर। हाँ? कि मेरी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारे खानदान का चिराग भी बुझ जाएगा, और उसके कत्ल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। सर, सर, सर रोकिए उसे सर, वरना वो कुछ कर बैठेगी सर, रोकिए उसे। सर आप क्या सोच रहे हैं सर? रश्मि जी, रश्मि जी, रुकिए रश्मि जी, रश्मि जी, रश्मि जी, बात सुनिए। रश्मि जी प्लीज, मुझे जाने दो विजय, प्लीज जाने दो। रश्मि जी मेरी बात सुनिए।
सर कैसी है वो सर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। We'll have to wait. रश्मि कहाँ है? कहाँ है रश्मि? ऑपरेशन थिएटर। तुम उसकी ऐसी हालत के जिम्मेदार हो, और याद रखना अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी बात सुनेंगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जिसे फूलों की तरह पाला, जिसे मैंने नाज़ो नेमत से पाला है, आज उसी को तुमने मौत के मुंह में धकेल दिया। आप मेरी बात सुनेंगे अंकल? क्या सुनूं? तुम दोनों भाइयों ने तो हमारी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया है। नरक। पहले तो तुम्हारा भाई अपने हिस्से के सारे दुख देकर चला गया, और अब तुम रही सही कसर पूरी कर रहे हो। और याद रख लेना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मिस्टर विजय, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। थैंक्स डॉक्टर। उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। ज्यादा घूम बह जाने की वजह से केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों गोलियां बाएं कंधे पर लगी थी। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अंकल सुना? मुझे माफ कर देना बेटे। इट्स ऑलराइट अंकल, इट्स ऑलराइट। गुस्से में आकर न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं अंकल, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, आपको तो हक है मुझे कुछ भी कहने का। शाबाश बेटे, शाबाश। आप में से मिस्टर विजय सक्सेना कौन है? जी मैम। पेशेंट का होश आ गया है, आपको बुला रहे हैं। मेरा बच्चा वो ठीक है भाभी, सब ठीक है। नर्स, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। कहीं आप लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। सच मैं आपसे कहूँ। विजय जी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो अपने दिल पर बोझ रख के ये केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन ये कलंक लेकर मरना नहीं चाहती कि मैं अपने पति की हत्यारन हूँ। अब कुछ और कहकर मुझे और शर्मिंदा न करें भाभी। अब ये केस आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी है, और मैं इसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुजरिम चाहे आकाश में हो या पाताल में या जहां कहीं भी हो, मैं उसे खींच कर अदालत में लाऊंगा और सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आई प्रॉमिस यू। अगर जुर्म न होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने, हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने। कानून को दिया है जन्म जुर्म बताने, कानून को दिया है जन्म जुर्म बताने। Scoundrel! How dare you touch her? मिस्टर विजय सक्सेना वो शादीशुदा है नहीं थी, और आज अगर उनके सर पे मुकदमे की तलवार ना होती तो आपके हाथ में आज हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड होता। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, चंद्र से पीछा छुड़ाकर? धिक्कार है विजय, तुम पर धिक्कार है। जाने दो। रश्मि, मेरी बात सुनिए। आप में से मिस्टर विजय सक्सेना कौन है? जी मैं हूँ। पेशेंट का होश आ गया है, आपको बुला रहे हैं।
भाभी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो ठीक है भाभी, सब ठीक है। नर्स, नर्स, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं आप लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सच सच, मैं आपसे कह रहा हूं। विजय जी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो अपने दिल पर बोझ रख के ये केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन ये कलंक लेकर मरना नहीं चाहती कि मैं अपने पति की हत्यारा हूँ। अब कुछ और कहकर मुझे और शर्मिंदा न करें भाभी। अब ये केस आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी है, और मैं इसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुजरिम चाहे आकाश में हो या पाताल में या जहां कहीं भी हो, मैं उसे खींच कर अदालत में लाऊंगा और सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आई प्रॉमिस यू। बेटी, इसे कह देना कि मुझे माफ कर दे। तुम्हें गोली लगने की खबर सुनकर तो मेरे होश हवास उड़ गए और न जाने में क्या क्या पक गया। आप मुझे बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं। विजय बेटे, तुम कैसे भी हो मेरी बच्ची को बचा लो, अपनी भाभी को बचा लो बेटे, अपनी भाभी को बचा लो। ये क्या कह रहे हैं आप? इन्हें बचाना तो मेरा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी, और इनको बचाने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। पाशा, आज की यह घटना, मुझ पर यह दूसरा कातिलाना हमला और भाभी की आंखों में आंसू, इन बातों से जाहिर होता है कि भाभी सच बोल रही। अगर थोड़ी देर के लिए हम शक के दायरे से भाभी को बाहर करते हैं तो हमारी तफ्तीश की गाड़ी किस पर आकर रुकती है? रणधीर की तरफ। You're right. रणधीर का यह कहना है कि वो और भाभी शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करते थे, और उसका यह भी दावा है कि चंद्र भैया की मौत के बाद भाभी उससे शादी करने के लिए तैयार है। सिर्फ मुकदमे के फैसले का इंतजार है। लेकिन भाभी का यह कहना है कि वो रणधीर को सिर्फ जानती हैं, और प्यार व्यार की बातें तो बहुत दूर की हुई। लेकिन सबसे अहम बात यह मिली कि जब तुम भाभी को टटोलने गई थी तो तुमने यह कहा था कि बेडरूम के अंदर रणधीर बड़ी लगन से भाभी की तीमारदारी कर रहा था। लेकिन जब भाभी ने तुम्हारे साथ पूरी गुफ्तगू की तो उसमें रणधीर का जिक्र तक नहीं था। इसका मतलब है सर कि रणधीर या तो झूठ बोल रहा है या खुद ही अपनी गलतफहमी में मुब्तला है। वो इतना भोला भाला भी नहीं है सर कि बरसों तक एक ही गलतफहमी से लिपटा रहे। करेक्ट, वो झूठ बोल रहा है। चंद्र भैया की शादी से पहले ही वो भाभी पर डोरे डालता रहा, और चंद्र भैया की मौत के बाद वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। भाभी के ज्यादा से ज्यादा करीब रहकर उनके दिल को जीतने की कोशिश, और सुनने और देखने वालों के दिलों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है वो। लेकिन एक बात तो पक्की है सर, जब मिसेस चंद्र की जिंदगी में चंद्र भैया आ गए तो उसके दिल में जेलसी जरूर पैदा हो गई होगी। बट नेचुरल है। सर अगर मुझसे पूछो तो मेरा नजरिया यह है कि रणधीर को कभी भी मिसेस चंद्र से प्यार नहीं रहा। वो मिसेस चंद्र को सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि वो अंकल धर्मपाल के करोड़ों की जायदाद का अकेला मालिक बन बैठे, और मौका पाते ही उसने चंद्र भैया को खत्म करके अपना रास्ता फिर से साफ कर लिया। एग्जैक्टली। इस तरह वो शक के दायरे में सबसे पहले आता है। देखिए, उसका घर यहां से बहुत नजदीक है। अगर आप दोनों की राय हो तो उसे मिलते चलें। ख्याल बुरा नहीं है, उनसे एक बार और मुलाकात हो जाए। साहब आप। हेलो मिस्टर रणधीर। ओह,
आइए मिस्टर सक्सेना। बड़े खूबसूरत लग रही है आपकी मर्सिडीज, लेटेस्ट मॉडल भी लग रही है। कब खरीदी आपने? आज ही खरीदी है। कितने की है? 20 लाख की। वो अपना मेहता एंड मेहता कंपनी है ना, जो गाड़ियों में डील करते हैं। 1 साल पहले एक आदमी आया था, अचानक उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे वापस वेस्ट जर्मनी जाना पड़ा और जाते जाते गाड़ी मुझे बेच गया। गुड डील मिस्टर रणधीर। आप निहायती लकी इंसान है कि लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज आपको सिर्फ 20 लाख रुपए में मिली। मिस्टर रणधीर, कहीं आपकी लॉटरी तो नहीं लगी? आप जो समझे मिस्टर सक्सेना, सच तो यह है कि एक प्यार करने वाले ने दूसरे प्यार करने वाले को एक प्यार का तोहफा दिया है। आप तो निहायती किस्मत वाले निकले रणधीर साहब कि आपको प्यार करने वाला भी मिला और प्यार में इतना कीमती तोहफा देने वाला महबूब भी। अच्छा तो चलो। ऐसी भी क्या जल्दी? एक कप कॉफी हो जाए। आज नहीं, आज मैं जरा जल्दी हूं। वो तो मैं यहां से गुजर रहा था तो आपको देखकर रुक गया। वैसे मुझ पर आपकी ये कॉफी उधार रही। ओके, एज यू विश। सी यू। पाशा मिली। सर, आप तो खास तौर पर रणधीर को टटोलने आए थे, मगर आपने इस केस के बारे में कोई सवाल छेड़ा ही नहीं। मिली, इस आदमी ने एक बहुत ही पुरानी कहावत को सच कर दिखाया। जो आदमी अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, दरअसल वो निहायत ही बेवकूफ होता है। मैं कुछ समझी नहीं सर। यह आदमी हमें बार बार उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे पाशा कि अगर रश्मि भाभी इस आदमी को प्यार करती हैं और अपने प्यार में उसे ये मर्सिडीज जैसे कीमती तोहफे देती हैं, तो क्या आप लोगों की बात बेतुकी सी नहीं लगती? क्योंकि चंद्र भैया की मौत के बाद रश्मि भाभी मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई हैं कि वो किसी आदमी से प्यार की बात तो सोच भी नहीं सकती। सर, आपकी बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया है कि असली कातिल यही आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे मिली कि ये आदमी अब तक सेठ धर्मपाल की नौकरी करता आया है। सर, इसके स्टेटस का एक नौकरी पेशा आदमी मर्सिडीज तो दूर एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद सकता। और आज के महंगाई के जमाने में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि इसने या तो स्मगलिंग का धंधा शुरू किया है या तो कोई बहुत बड़ा गैर कानूनी काम किया है जिसके बदले में इसे इतनी बड़ी रकम मिली है। पाशा ठीक कह रहा है सर। हो सकता है जेडी के साथ मिलकर उसने कोई 2 नंबर का धंधा शुरू किया हो या फिर जेडी के कहने पर कुछ काम किया हो। मेरा मतलब है चंद्रभे का कत्ल नहीं मिली। जेडी जैसा आदमी किसी को कत्ल करवाने के लिए रणधीर जैसे फालतू आदमी को सुपारी नहीं दे सकता। रणधीर तो ऐसा आदमी है कि अगर पुलिस इसे 2 थप्पड़ मारे तो ये सब कुछ उगल देगा। पर इतनी बड़ी रकम भी तो सर कोई बड़ा जुर्म करके ही हासिल की जा सकती है। वेरी ट्रू। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेहता एंड मेहता कंपनी में जाइए और रणधीर के बयान के बारे में वहां पता लगाइए। इसके साथ साथ ये भी पता लगाइए कि ये ट्रांजैक्शन कौन से बैंक के थ्रू हुई थी। उसके बाद उस बैंक में जाइए और ये पता लगाइए कि उस बैंक में रणधीर का कोई अकाउंट है या नहीं। जो भी नतीजा निकलेगा, मुझे पक्का यकीन है कि वो बहुत सनसनीखेज होगा। मिस्टर असरानी, मिस्टर असरानी, पाशा मिली। मिस्टर असरानी, हेलो। मिस्टर असरानी, मिली मिली पाशा। बैठो बैठो। बड़ी वेलकम साईं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वेल, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। वो जो जर्मन डॉक्टर की मर्सिडीज गाड़ी है ना सेल के लिए, हाँ, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। अरे यार, हाँ? तुम थोड़ा लेट हो गया यार। हाँ? अभी तो सिर्फ 4:30 बजे हैं। अरे नहीं यार, तुम थोड़ा लेट हो गया है। कमाल जो कस्टमर थे यार, कमाल जो कस्टमर। अरे ऐसा फंटास्टिक, ऐसा मर्सिडीज गाड़ी यार, ऐसा सुट्टी कार यार। सुट्टी कार? कार की छुट्टी कर दी आपने? सुट्टी कार यार, बहुत खूबसूरत कार। हाँ। अरे 10 मिनट में तो डील फाइनलाइज हो गया। 10 मिनट? 10 मिनट में तो डील फाइनलाइज। अच्छा, कितने में फाइनलाइज किया आपने? 20 लाख में। 20 लाख? देखिए, हमने गुड लक सुना है, बैड लक सुना है, ये वे लक क्या है? अरे 20 लाख में चढ़िया, 20 लाख में। 20 लाख? 20 लाख में तो डील बहुत सस्ती फाइनलाइज हुई है। हाँ,
अरे सस्ते का बात छोड़ो मोड़ो यार, मुआ चढ़िया बहुत सस्ते में गया है। अरे एक्चुअली बेचने वाले को बहुत अर्जेंट था यार। हाँ, अरे भाई साहब, अगर गाड़ी सिर्फ ट्रायल बेसिस पे गई हो तो आप हमारा 21 लाख का ऑफर रख लीजिए। जी हाँ, हम 21 लाख का चेक अभी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अरे एक सेकंड, चेक बात छोड़ो यार, चेक का बात छोड़ दो। इधर नकद रोकड़े का बात हुआ है, कैश का बात हुआ है, रोकड़ा रुपया। पहले रोकड़ा दिया, बाद में गाड़ी में बैठा। 20 लाख हार्ड कैश। अभी 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 कैसा तुम्हें हैरान हो गया? हैरान हो गया? हाँ। ऐसा हम भी परेशान हो गया यार। कमाल जो कस्टमर थे यार। अरे चढ़िया वो गाड़ी को देखा ना, एकदम चढ़िया हो गया। हाँ, अरे सुट्टी कार यार, एकदम चढ़िया हो गया। हाँ वो तो हो गया, आगे बोली ना, आगे। मेरे को बोला अभी हम चेक देंगे तो कभी कैश होगा, हम इतना दिन नहीं रुकेंगे, हम नकद रोकड़ा देंगे कैश। अरे यार ऐसा गिन गिन के दिया ना, ऐसा गिन गिन के दिया, और जब ये कैश दिए ना, साथ में एक शेर भी मार दिया। आपने शेर मार दिया? अरे शेर, कमाल का शेर मारा यार। हम बोलते हैं, हमको याद है। नहीं नहीं रहने दीजिए प्लीज फेरस। सुनो यार, शेर बोलता है। अच्छा सुट्टा शेर है, सुट्टा शेर, मजा आएगा। दिल्ली के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। वाह 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 वाह। अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, जो चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मजा है ना? क्या बात है, कमाल कमाल का शेर है यार। अच्छा हुआ मर गया। हाँ कि शेर को अच्छा हुआ मार दिया। वैसे इस शायर का नाम क्या है? मेरा मतलब है इस कस्टमर का नाम क्या है? अरे मैं बोलता हूँ यार, मैं थोड़ा सिंधी आदमी भूल गया थोड़ा। रणधीर, अरे यार रणधीर भाटिया नाम था यार। रणधीर भाटिया? कमाल जो कस्टमर हो यार, कमाल जो कस्टमर। अरे मगर तुम फिक्र मत, ऐसा कस्टमर हम जिंदगी में नहीं देखा। तुमको दूसरा गाड़ी देंगे, बहुत गाड़ी अपने पास। अरे चढ़िया, हम तुमको सिंधी में शेर सुनाएंगे। अरे पेट मारो भुक्को, गुई खायो संबोसो। फिक्र मत करो यार, फिक्र मत करो। दूसरा गाड़ी आएगा यार, हम तुमको खबर करेंगे। बड़ी हम मीर चंदानी के पास जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं मिलेगा। अरे पर तुम अपना कार्ड दे दो यार, हम खबर करेंगे। सुन, रुक जाओ यार। अरे झूलेलाल, अरे कैसा कैसा कस्टमर आता है यार। एक नगद रोकड़ा देता है, एक खाली पीली टाइम खराब करता है। 20 लाख हार्ड कैश, क्या कह रहे हैं आप लोग? यस सर। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? सर मुझे लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। पाशा, दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि बहुत कुछ काला है। कोई कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन वो 20 लाख रुपए की कैश डीलिंग नहीं कर सकता। और मुझे पक्का यकीन है कि ये जो रणधीर है, इसने ये 20 लाख रुपए जरूर किसी गलत तरीके से हासिल की। सर सवाल ये पैदा होता है कि रणधीर के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? सर ये रणधीर बहुत चालाक आदमी है, ये आसानी से कुछ नहीं उगलेगा। वो कितना ही चालाक आदमी क्यों ना हो पाशा, उसे एक बार कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ जाने दो। वहां मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हर राज खुद ब खुद बताने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे आज आशीर्वाद दीजिए भाभी कि तुम्हारे सुहाग को उजाड़ने वाले और अपने भाई के कातिल को बेनकाब करके कानून के शिकंजे में जकड़ सकूं और इसी अदालत में उसे सजा और आपको इंसाफ दिला सकूं। मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है विजय, क्योंकि तुम खुद एक कर्मयोगी हो। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि हमेशा की तरह इस केस में भी तुम्हें कामयाबी नसीब हो। थैंक यू। चलो बेटे, आओ।
योर ऑनर, इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जितनी भी कत्लो गारत हुई है, जितने भी बड़े बड़े मुकदमे इस अदालत में पेश किए गए हैं, उनकी वजह सिर्फ 3 रही है। जर यानी कि दौलत, जन यानी कि औरत, और जमीन। हालांकि यह मुकदमा जर और जमीन का तो नहीं है योर ऑनर, लेकिन इसे एक जन की वजह से इस अदालत में लाया गया है। आज इस अदालत में आपके सामने एक औरत को एक कातिल की हैसियत से लाया गया है योर ऑनर। यह एक अमीर तरीन खानदान में पैदा होने वाली एक अमीर औरत का मुकदमा है। ऐशो आराम में पलकर बड़ी होने वाली एक औरत का मुकदमा, या यूं कह लीजिए योर ऑनर, एक बिगड़ी हुई औलाद, एक बिगड़ी हुई बच्ची का मुकदमा है, जिसे शायद खुट्टी देकर यह पिला दिया गया था कि वो दुनिया की सबसे आला, दुनिया की सबसे अफजल औरत है। योर ऑनर, जन्म से लेके आज तक इसने इसी तरह बिहेव किया, इसी तरह का रवैया अपनाए रखा। धरती की इस खुद साख्ता खुदा ने हमेशा चाहा कि ये जो चाहे करे, ये जो मांगे उसे मिले, यहां तक कि हवा भी इसकी मर्जी से चले, सूरज भी इसकी इजाजत से निकले और डूबे, यहां तक कि अगर इसे खुदा की खुदाई पर भी इख्तियार मिल जाए तो ये हवाओं के रुख और पानी के धारे भी मोड़ दे। इसीलिए जब ये अपनी जवानी की दहलीज तक पहुंची तो इसने अपने पति के सामने ये शर्त रखी योर ऑनर कि वो इन्हीं के घर में घर जवाई बनकर इनके इशारों पर चलना कबूल कर ले और हमेशा के लिए उनके आगे सर झुका दे, और एक फर्माबरदार गुलाम की तरह हमेशा के लिए इनके इशारों पर चलता रहे, चाहे उसके लिए उसे अपने मां बाप, भाई बहन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता क्यों ना छोड़ना। मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन ये कलंक लेकर मरना नहीं चाहती कि मैं अपने पति की हत्यारन हूँ। अब कुछ और कहकर मुझे आज आशीर्वाद दीजिए भाभी, कि तुम्हारे सुहाग को उजाड़ने वाले और अपने भाई के कातिल को बेनकाब करके कानून के शिकंजे में जकड़ सकूं, और इसी अदालत में उसे सजा और आपको इंसाफ दिला सकूं। जब ये अपनी जवानी की दहलीज तक पहुंची तो इसने अपने पति के सामने ये शर्त रखी योर ऑनर कि वो इन्हीं के घर में घर जवाई बनकर इनके इशारों पर चलना कबूल कर ले और हमेशा के लिए उनके आगे सर झुका दे, और एक फर्माबरदार गुलाम की तरह हमेशा के लिए इनके इशारों पर चलता रहे, चाहे उसके लिए उसे अपने मां बाप, भाई बहन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता क्यों ना छोड़ना पड़े। इस अनोखे स्वयंवर में इनकी नजर जब मकतूल सक्सेना पर पड़ी तो उसे घर दामाद बनने का शर्त बख्शा गया योर ऑनर। योर ऑनर, जब किसी चीज को ज्यादा दबाया जाए या तो वो चीज फट जाती है या वो बगावत करने पर उतर आती है, और इंसान तो फिर इंसान है योर ऑनर, कभी ना कभी तो उसका जमीर उसको झंझोर डालता है। इसलिए जब मकतूल चंद्र सक्सेना ने बगावत करके अपनी गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ना चाहा तो मिसेस सक्सेना को उनकी यह बगावत, उनकी यह कोशिश अच्छी नहीं लगी योर ऑनर, और इस बात को लेकर इनके घर में बात बात पर झगड़े होने लगे। मिसेस चंद्र सक्सेना की एक खूबी तो मैं बताना भूल ही गया योर ऑनर, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर की है। अपने पति को किसी भी लड़की के साथ कभी ये बातें करते देख लेती तो इनका पारा इतना चढ़ जाता, इनका टेम्पर इतना वॉलेटाइल हो जाता कि बात मरने मारने की नौबत तक पहुंच जाती है योर ऑनर। इनके लूज टेम्पर को लेकर कत्ल से पहले की कई वारदातें लोगों के सामने मौजूद हैं योर ऑनर। कत्ल वाली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ योर ऑनर। सूजी नाम की एक लड़की जो किसी जमाने में मिस्टर चंद्र सक्सेना के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अचानक 2-3 साल के वक्फे के बाद उन्हें आर्ट गैलरी में मिल गई। जाहिर है कि दोनों हंस खेल कर बातें कर रहे होंगे कि अचानक मिसेस चंद्र सक्सेना उस हॉल में दाखिल हुई और उन दोनों को हंसता खेलता देखकर उनका पारा 7वें आसमान को छू गया और वो सब लोगों के सामने अपने पति को लताड़ने लगी, यहां तक कि उनको जान से मार देने की धमकी भी दी। मिस्टर सक्सेना अपनी पत्नी को समझाने की गर्ज से दूसरे कमरे में ले गए,
जहां पर जाहिर है कि उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ होगा। मिसेस सक्सेना ने अपने पति की बात समझने और सुनने की बजाय फिट ऑफ एंगर में वहां पर पड़े हुए एक भारी भरकम स्टैचू को उठाकर मिस्टर सक्सेना के सर पर दे मारा, जिससे उनकी इंस्टेंट डेथ हो गई, योर ऑनर। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है, योर ऑनर, कि मुल्जिमा की भोली भाली सूरत को नजरअंदाज करते हुए उसके इस भयानक जुर्म के लिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए जिसकी ये हकदार है। That's all, योर ऑनर। मुल्जिमा का वकील सफाई मैं हूं, योर ऑनर। यू कैन प्रोसीड। यस योर ऑनर। अपनी हमेशा की आदत के मुताबिक आज भी मेरे फाजिल दोस्त मुल्जिम को मुजरिम साबित करने से पहले अदालत से उसके लिए सजाए मौत का मुताबिला कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं, योर ऑनर, कि जब तक मुल्जिम का जुर्म साबित नहीं हो जाता उसे कातिल करार नहीं दिया जा सकता है। वकील सफाई होने के नाते मेरा कहना है कि आई प्लीड नॉट गिल्टी। मेरी मौकिला ने कोई कत्ल नहीं किया, योर ऑनर, और अब यह जिम्मेदारी मेरे फाजिल दोस्त पर है कि वो ये साबित करे कि मेरी मौकिला ने कत्ल किया, क्योंकि इस केस में, योर ऑनर, कोई भी चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है। ना ही इस केस में कोई ठोस सबूत अदालत में पेश किया गया जो यह साबित कर सके कि मेरी मौकिला ने कत्ल किया। सिर्फ शक की बुनियाद पर, योर ऑनर, कोई भी ऑनरेबल अदालत किसी बेगुनाह को फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकती। मैं मानता हूं, योर ऑनर, कि 14 जुलाई 1994 यानी कि कत्ल वाली रात को आर्ट गैलरी में मेरी मौकिला और इनके पति के बीच थोड़ी सी तू मैं जरूर हुई, लेकिन योर ऑनर, यह तो पति और पत्नी का आपसी मामला था। इस मामूली सी हीटेड एक्सचेंज का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि मेरी मौकिला ने अपने पति को जान से मार डाला। उस वक्त आर्ट गैलरी में 100-150 आदमी और भी मौजूद था। उनमें से कोई एक आदमी 5-7 मिनट के लिए आर्ट गैलरी से खिसककर उस कमरे में घुसकर मकतूल का कत्ल कर सकता था। इसलिए योर ऑनर, सिर्फ मेरी मौकिला को अकेली इस वारदात में कातिलाना ठहराना इनके साथ सरासर जाती होगी। योर ऑनर, शायद मेरे फाजिल दोस्त ये बात भूल रहे हैं कि एक कत्ल के लिए मोटिव का होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक कत्ल के केस में कातिल का होना। एग्जैक्टली योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हर कत्ल के केस के पीछे किसी न किसी मोटिव का होना बहुत जरूरी होता है, और यही बात मैं इस अदालत के सामने लाना चाहता था। योर ऑनर, इस कत्ल के केस के पीछे मेरी मौकिला के पास क्या मोटिव है यह साबित करना मेरे फाजिल दोस्त का काम है, जबकि मैं बाएलान कहता हूं कि मेरी मौकिला के पास इस कत्ल के केस के पीछे ना कोई मोटिव है और ना ही कोई वजह मौजूद है। योर ऑनर, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त वकील सफाई ने कहा है कि कत्ल के मोटिव को साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं अपने पहले गवाह के तौर पर मिसेस सक्सेना की नौकरानी भामा को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। भामा जी। तुम मिसेस सक्सेना के यहां कितने सालों से काम कर रही हो? जी बहुत दिनों से, जब मेम साहब छोटी थी तब से। मेम साहब का स्वभाव कैसा था? देखो भामा, अदालत में सच ना बोलना भी एक जुर्म है। मैंने पूछा कि मेम साहब का स्वभाव कैसा था? जी बहुत गुस्से वाला, अगर खाने में नमक भी कम ज्यादा हो जाए तो बर्तन तोड़ देती थी। एक बात बताओ भामा, उनके पति के साथ उनका सलूक कैसा था? जी उनका तो बहुत ख्याल रखती थी, बस एक ही बात पर रोज झगड़ा होता था। किस बात पर झगड़ा होता था? मैंने पूछा किस बात पर झगड़ा होता था? अगर घर पर किसी लड़की का फोन आता था या फिर साहब किसी लड़की को फोन करते थे तब। एक बात बताओ, मेम साहब अक्सर अपने साहब के साथ ही झगड़ा किया करती थी या किसी और के साथ भी? जवाब दो भामा, मैंने कहा बोलो। वैसे झगड़ा तो सिर्फ साहब के साथ ही होता था, पर एक बार क्या हुआ? क्या हुआ एक बार? एक बार वो मेम साहब है ना, जिन्होंने घर का और ऑफिस का सजावट का काम किया था। तुम्हारा कहने का मतलब कि वो इंटीरियर डेकोरेटर? हाँ जी, वो घर पर आई थी साहब से मिलने के लिए। तो क्या हुआ बताओ अदालत को। तब हमारी मेम साहब बहुत जोर से भड़क उठी, और वो लकड़ी होती है ना गेंद को मारने वाली,
तुम्हारा कहने का मतलब कि वो हॉकी स्टिक? हाँ जी, उससे उस मैम साहब को खूब मारा, उनकी टांग तोड़ दी। अगर साहब ने छुड़ाते तो शायद वो उन्हें जान से मार देती, यही ना? आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवाह के मुंह में जबरदस्ती अल्फाज ठूस रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मुझे गवाह से कोई और सवाल नहीं करना योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है इंटीरियर डेकोरेटर मिस नताशा। मिस नताशा, मरहूम चंद्र सक्सेना के घर की और ऑफिस की इंटीरियर डिजाइनिंग आप ही ने की थी? जी हाँ। इस सिलसिले में आपका उनके घर में आना जाना, उनसे काफी मिलना जुलना रहा होगा? जी हाँ, उनके ऑफिस में तो मेरा अक्सर आना जाना रहता था। उनके घर पर मैं सिर्फ 2 बार ही गई थी। इस आने जाने और मिलने जुलने के सिलसिले में आपके रिलेशंस मरहूम चंद्र सक्सेना से काफी गहरे रहे होंगे। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है योर ऑनर। ताल्लुक है योर ऑनर। मेरा यह सवाल कातिल के मोटिव को साबित करने के लिए निहायत ही जरूरी है। इस सवाल के जरिए मैं मरहूम चंद्र सक्सेना के कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपनी जिरा जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। मिस नताशा, आपके ताल्लुकात मिस्टर चंद्र सक्सेना से काफी गहरे हो गए थे ना? मैं समझ गई कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इस तरह मिलने जुलने से हमारा रिश्ता दोस्ती की हदों से काफी हद तक आगे बढ़ गया था, क्योंकि मैं ये जानती थी उनकी घरेलू जिंदगी खुशगवार नहीं है। इसलिए मुझे उनसे खास किस्म की हमदर्दी पैदा हो गई थी और एक वीक मोमेंट में हम जज्बात की रोह में बह गए, ये जानते हुए कि हम इस रिश्ते को कोई भी नाम नहीं दे सकते क्योंकि चंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। तो इसका मतलब कि वो आपकी वजह से अपनी पत्नी से बेवफाई करते रहे? जी नहीं, वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। इसका इजहार भी उन्होंने कई बार मेरे सामने किया। एक आदमी अपनी पत्नी से उसके जिस्म के अलावा भी बहुत कुछ चाहता है। वैसे उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि लड़कियां खुद ब खुद उनकी तरफ झुक जाया करती थी। मिस नताशा, सुना है मुल्ज़िमा ने एक बार अपने घर में आपको। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। दिस इज ओनली हियरसे। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी योर ऑनर। मैं यही सवाल किसी दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। मिस नताशा, एक बात बताइए कि आप किसी नर्सिंग होम में 2 महीने के लिए रही हैं? जी हाँ। किस सिलसिले में? मेरी टांग टूट गई थी। टूट गई थी या तोड़ी गई थी? जी हाँ, तोड़ी गई थी। किसने तोड़ी थी? मिसेस चंद्र सक्सेना ने, जब मैं दूसरी बार उनके घर पर गई थी। इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर कि मिसेस चंद्र सक्सेना कई बार इतनी भड़क उठती थी, इतनी वॉयलेंट हो जाया करती थी कि वो मारने पीटने पर उतर आती थी। इनके हाथों पिटने वालों को तो कई बार योर ऑनर 2-2 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। आप जा सकते हैं मैडम। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं आर्ट गैलरी के मालिक मिस्टर वीरेंद्र। आपकी आर्ट गैलरी में ऐसी एग्जीबिशन तो होती रहती होंगी? जी हाँ। और ऐसे हंगामे भी? क्या बात कर रहे हैं वकील साहब आप? ऐसा हंगामा मेरे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ। देखिए मिस्टर वीरेंद्र, इससे पहले कि मैं खामखा के सवालात करके अदालत का वक्त जाया करूं, बेहतर यही होगा कि कत्ल वाली शाम आपकी आर्ट गैलरी में जो कुछ भी हुआ, आप उसकी तफसील अदालत को बताएं। जी। 14 जुलाई को मेरे यहाँ मिस मेहताब के पेंटिंग्स की नुमाइश लगी हुई थी। मरहूम चंद्र सक्सेना मेरे खास दोस्तों में से, बल्कि मेरे मेहरबानों में से थे, और वो एक अच्छी आर्टिस्टिक टेस्ट रखने वाले आदमी थे। इसलिए मैंने उन्हें खास तौर पर इनवाइट किया हुआ था। उनके तशरीफ लाते ही मैंने उनकी मुलाकात मिस मेहताब से करवा दी। तब जाकर पता चला कि मिस मेहताब का असली नाम मिस सुजी है और वो दोनों एक साथ 4-5 साल तक कॉलेज में पढ़ चुके हैं। फिर मैं दूसरे मेहमानों की देखभाल में मसरूफ हो गया और वो दोनों कॉलेज की यादें ताजा करने में। इसी बीच मिसेस चंद्र सक्सेना वहां आई और उन्होंने अपने पति को एक नौजवान और खूबसूरत लड़की के साथ
घुल मिल कर बातें करते देख भड़क गई और वहीं सभी के सामने उन्हें बुरा भला कहने लगी। हंगामे के ख्याल से मिस्टर चंदर उन्हें दूसरे कमरे में लेकर गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, पर थोड़ी देर के बाद जब वेटर कालीचरण उस कमरे में गया तो उसने मिस्टर चंदर की लाश देखी जो खून में लथपथ पड़ी हुई थी। मिस्टर वीरेंद्र, आपने अभी भी कहा कि जब मिसेस सक्सेना ने अपने पति को एक खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ खुल मिलकर बातें करते हुए देखा तो वो उन्हें भला बुरा कहने लगी। तो क्या आप इस भला बुरा की वजाहत करेंगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है मिस्टर वीरेंद्र कि गुस्से में उन्होंने कोई ऐसी बात कही होगी जो आपको याद रही हो। जी, उन्होंने सभी के सामने ये तो जरूर कहा था कि दिल चाहता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर। नो फर्दर क्वेश्चंस। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर वीरेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले आपने इस अदालत में यह बयान दिया कि मरहूम चंद्र सक्सेना आपके खास दोस्त ही नहीं बल्कि आपके खास मेहरबानों में से थे। इस मेहरबान शब्द का क्या मतलब है? मेहरबान यानी मेहरबान, मतलब वक्त पर काम आने वाला दोस्त। इसका मतलब मिस्टर वीरेंद्र, मरहूम चंद्र सक्सेना वक्त पर आपके काम आते रहे। जी। क्या उनकी मेहरबानियों की कोई मिसाल या कोई वाकया आप अदालत को बता सकते हैं? आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। इन सवालों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त खामखा अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे गवाह से जिरह करने का पूरा हक है और मुझे मेरा हक इस्तेमाल करने से ना रोका जाए। मैं इस अदालत को यकीन दिलाता हूं कि इस केस की कार्रवाई में मेरा हर एक सवाल जरूरी है। इसलिए इस अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर कि मेरे फाजिल दोस्त को मेरी जिरह में दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं दी जाए। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आपके यकीन दिलाने पर आपको अपने गवाह से सवाल करने की इजाजत देती है। थैंक यू योर ऑनर। लेकिन ऑब्जेक्शन करना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हक है, इसलिए ये अदालत उन्हें भी हक देती है। थैंक यू योर ऑनर। आप अपनी जिरह जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर वीरेंद्र, मरहूम चंद्र सक्सेना की किसी एक मेहरबानी के बारे में आप अदालत को बताएंगे? जी हाँ, अभी हाल ही में मेरे आर्ट गैलरी के रिन्यूएशन के लिए उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। यानी कि मरहूम चंद्र सक्सेना आपके उन खास दोस्तों में से थे या इतने मेहरबान थे आप पे कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने आपको दोस्ती खाते में दे दी? जी नहीं, ये पैसा उन्होंने मुझे दान में नहीं इंटरेस्ट पर दिलवाया था। कितने इंटरेस्ट पर? 5% यानी 5% पर मंथ। ये तो काफी भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। एक बात बताइए मिस्टर वीरेंद्र, क्या मरहूम चंद्र सक्सेना ने रुपया अपनी जेब से आपको दिया था या फिर किसी और पार्टी से दिलवाया था? सच पूछिए तो मुझे पूरा यकीन था कि ये रुपया उन्हीं का है, पर उनका कहना था किसी दूसरे से दिलवाया है। इतने भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उठाकर आपने आर्ट गैलरी की रेनोवेशन करवाई। क्या आपके ख्याल में यह कदम ठीक था? असलियत तो यह है, जब चंदर साहब ने 2% पर पैसे दिलवाने की पेशकश की तो मैंने रिनोवेशन के लिए पूरी गैलरी तोड़वा दी। आप जानते हैं ऐसे रिपेयर्स बार बार नहीं किए जा सकते। मैंने सोचा पूरी गैलरी को एक ही बार रिन्यूट किया जाए, पर रिन्यूएशन के लिए जब मैंने पूरी गैलरी तोड़वा दी तो ऐन वक्त पर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। जब मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा तो कहने लगे रुपया किसी दूसरे से दिलवा सकता हूं, पर सूद 5% होगा। इसका मतलब कि इस तरह आपने 5% पर पैसा लेना मंजूर कर लिया। मरता क्या ना करता, मेरे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। पूरी गैलरी में तोड़फोड़ हो चुकी थी और काम बीच में बंद करना बहुत मुश्किल था। आपके ख्याल में वो रुपया चंद्र सक्सेना का ही था, मगर ज्यादा इंटरेस्ट की लालच में उन्होंने किसी और के नाम से आपको रुपया दे दिया। यानी कि मिस्टर वीरेंद्र, बड़ी डिप्लोमेसी से काम किया उन्होंने। जी मेरा ख्याल तो यही है। मिस्टर वीरेंद्र, इस बात को लेकर मरहूम चंद्र सक्सेना के साथ आपकी कभी तकरार भी हुई थी? देखिए, उसे तकरार नहीं कहा जा सकता। हाँ, थोड़े बहुत हीटेड एक्सचेंजेस जरूर हुए थे। मैंने उन्हें यह जरूर कहा था, आप मुझे अगर पहले ही बता देते कि रुपयों का बंदोबस्त नहीं हुआ है तो फिलहाल मैं रिपेयर्स का काम नहीं करता। और अब जब सारी तोड़फोड़ हो चुकी है तो काम बीच में तो नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। ऐसी बात पर गुस्सा आना तो बट नेचुरल है और आपको भी यकीनन गुस्सा आया ही होगा। जी हाँ,
अब आप ही सोचिए, 5% इंटरेस्ट से मेरा सारा बजट उलट पुलट हो गया। यानी कि आपको इस कदर गुस्सा आया कि आप मकतूल को मौका मिलते ही ठिकाने लगाने की सोचने लगे, और 14 जुलाई 1994 की रात को आपको मौका मिल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसी बातें कही नहीं जाती मिस्टर वीरेंद्र, ऐसी बातों पर अमल किया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर वीरेंद्र के पास चंद्र सक्सेना को मारने के लिए मोटिव था। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर कि मरहूम चंद्र सक्सेना को मारने के लिए मिस्टर वीरेंद्र के पास भरपूर वजह मौजूद थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कर जुर्म न होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम